जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जिसमें हम आज आपके लिए पहली क्लास लाए हुए हैं, संख्यात्मक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि केबीएस और एनवीएस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं, जिसके साथ हम सवाल भी हल करेंगे और उनके साथ में उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम आइए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सा होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी एक से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती हैं। वो सब हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी कि एक से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या आ रहा है, एक जीरो, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन में देखें तो 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, तो यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हमारी एक से प्रारंभ होती है और इनफाइनाइट तक जाती हैं। यहाँ पे अब बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि मतलब कि यहाँ पे एक से जो स्टार्ट होती हैं वो तो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और जो जीरो से स्टार्ट हुई हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्या कहलाती हैं। तो जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं वो हमारी होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। और जो उससे भी पहले से प्रारंभ होते हैं, जैसे हमारा सी ऑप्शन दिया है, जैसे सी ऑप्शन हमारा दिया है, वो भी हमारा क्या है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे 0 1 2 3, ये हमारा क्या है, ये तो हमारे क्या हो गए, होल नंबर। यानी कि इससे पहले भी तो कुछ नंबर्स होंगे, जैसे -1 -2 -3, यानी इनफाइनाइट। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इंटीजर नंबर। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इनको क्या कहें, इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्या हो जाएंगे ये, इंटीजर नंबर। यानी कि जो हमारे 1 2 3 4 नंबर से प्रारंभ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जो हमारे जीरो से प्रारंभ होते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। और जो माइनस प्लस और जीरो सब होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, एक मिनट, इसको हम अगर डायग्राम से समझें तो कैसे समझेंगे, जैसे अगर हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी लें, जैसे एक मिनट, ठीक, अगर हम इसको लें, एक सर्किल ले लें, ठीक, उसके ऊपर एक और सर्किल ले लें, उसके ऊपर एक और सर्किल अगर हम बनाएं, ठीक, इसके ऊपर एक और सर्किल बना दें, ठीक है, सही नहीं बन रहा यहाँ पे, एक मिनट, इसको यहाँ पे बनाएं, इसको, ठीक, इसको एक और इसके ऊपर बना दें, ये वाले, ठीक। अब देखिए, अगर हम कहें ये क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, क्या हो जाएंगे ये, नेचुरल नंबर। इनको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर नंबर। क्या हो जाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है उनको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। और जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है उनको भी हम इंटीजर नंबर्स भी कह सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या
पूर्ण संख्या या होल नंबर, सॉरी नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना क्या पूछा गया है, तो नहीं है। हमने अभी बताया कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो यानी कि 0 हमारा क्या है, होल नंबर है, 5 क्या है, होल नंबर है, 12 होल नंबर है, लेकिन -3 हमारा क्या होल नंबर है, नहीं, यानी कि -3 हमारा होल नंबर नहीं है। ये क्या है, अगर -3 होल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक या इंटीजर नंबर्स। क्या है ये, इंटीजर। ये कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर। क्या कहलाएगा ये, इंटीजर, ये होल नंबर नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। क्या पूछा गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटें और खुद से कटें, बाकी किसी से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और उनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, ऐसे लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन, वह किसी से ना कटें, केवल खुद से कटें। जैसे ऐसी कौन कौन सी संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी आगे आती रहती हैं, जैसे 29 हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो और केवल खुद से कटें, वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि वन भी हमारी क्या है, किसी और से नहीं कटती है, खुद से ही कटती है, तो ये क्यों नहीं अभाज्य संख्या को काउंट किया गया। हमेशा ध्यान रखना कि हमने इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन वन का केवल 2 गुणनखंड नहीं हो सकते, केवल वन ही गुणनखंड रहेगा, बाकी 2 संख्याएं नहीं इसमें आती हैं, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या में नहीं काउंट करते हैं। क्लियर। और अगर इसी में पूछा जाए कि ऐसी अभाज्य संख्या ज्ञात बताइए, ऐसी अभाज्य संख्या जो केवल सम हो, तो यहाँ पे केवल ऐसी 2 ही है जो केवल सम और अभाज्य संख्या कहलाती है, सम और अभाज्य संख्या है, बाकी ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या पूछेगी तो हमारी 1 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने बताया था, इससे पहले ही बता दिया कि एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसका 2 फैक्टर नहीं हो सकते, उसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते हैं, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या वही कहलाएगी जिसके 2 फैक्टर हो, ना तो कम हो ना ही ज़्यादा, केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका केवल 1 फैक्टर है। यह एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, क्लियर, इसका केवल 1 फैक्टर है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय। एक परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की,
परिमेय संख्याओं की क्या होता है, ये पी वाई क्यू की शेप में लिखी होती हैं, यानी कि अंश और हर में लिखी होती हैं, जिसमें क्यू कभी भी 0 नहीं होता है। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमारी वर्गमूल में लिखी होती हैं। कोई भी नंबर्स होगा जो वर्गमूल में लिखा, और हाँ एक पाई भी होता है जो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे पूछा परिमेय संख्या क्या है, तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन, क्योंकि √2 अपरिमेय, √5 और पाई भी अपरिमेय। ये ध्यान रखना, पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है, जो पाई की वैल्यू है 22/7, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। एक पॉइंट और इसमें हम बताते हैं आप लोगों को एक चीज, एक मिनट कुछ पानी पी लेता है थोड़ा। हाँ देखिए, अगर कभी भी आपसे कहा जाए जैसे एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में इरेशनल नंबर क्या होगा, ठीक। एक रेशनल नंबर डिवाइड करना हो तब क्या होगा, ठीक। इसमें आपको बताना है, यानी कि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इनको अगर आपने प्लस किया है तो ये रेशनल नंबर ही आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। जैसे सपोज कर लीजिए आपने एक रेशनल नंबर ले लिया √2, ठीक। एक आपने रेशनल नंबर ले लिया 2, एक इरेशनल नंबर ले लिया आपने √2, आपने इनको क्या किया, प्लस किया, r प्लस आई, यानी कि आपने इनको प्लस किया 2 प्लस √2, यानी तो ये क्या होगी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या यदि प्लस करते हैं तो ये हमारी क्या बनेगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका फिक्स नंबर है क्या, नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। और यदि यदि यहाँ पे ही अगर हम ऐसे करके प्लस कर दें, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं लिखना था, ठीक। इसको मिटाते हैं, हम एक पॉइंट लिखते हैं फिर से इसी में, कि अगर हम यहाँ पे ये लिख दिया, अगर हम लिखें रेशनल नंबर, यानी कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, जैसे हमने लिख दिया 2, परिमेय संख्या हमारी क्या है 2, ठीक। और माइनस का कोई एक नंबर ले लीजिए, चलिए अच्छा आगे देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमारी 2 है और माइनस का √2 लिखे, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, एक परिमेय एक अपरिमेय प्लस करें या माइनस करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। गुणा करें, एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, अगर हम गुणा करते हैं तब भी ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या के लिए भाग करें तब भी ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। अगला पॉइंट इसी में एक और है एक इसी में और पॉइंट को हम ऐड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। इसको हम ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी में ले लें एक रेशनल नंबर प्लस, ठीक, दूसरा भी रेशनल नंबर, तो ये तो रेशनल नंबर ही रहेंगे, ठीक। एक मिनट, अब इरेशनल नंबर लेना था, एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या को प्लस करें, दूसरी अपरिमेय संख्या एक दूसरी अपरिमेय संख्या को माइनस करें, अपरिमेय संख्या गुणा कराते हैं, अपरिमेय संख्या से एक से दूसरे में अगर मल्टीप्लाई कराएं तो, और दूसरी अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग करें तो क्या आएगा, इसमें आपको बताना है,
यानी कि एक अपरिमेय संख्या, यानी कि आपने एक अपरिमेय संख्या कोई ले ली, सपोज कर लीजिए हमने ले 2 प्लस रूट 2, ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली हमने, दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली 2 माइनस रूट 2। अब इसको हमने क्या किया, अपरिमेय प्लस अपरिमेय है तो हमने इसको प्लस कर लिया, क्या किया, प्लस कर लिया, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4, जो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर। 1 मिनट अभी रुके रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये रेशनल नंबर हो गया, यदि यहीं पे हम इसको ऐसे ना लिख के कुछ और नंबर से लिखें, कुछ और नंबर, जैसे जैसे यहीं पे अगर हम देखें, इसको हमने ऐसे लिखा, अगर हम लिख लें रूट 2 माइनस 2 और रूट 2 प्लस 2, ठीक, हमने इसको ऐसे लिखा। अब भी ये हमारी क्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय जोड़ी या घटी हो वो हमारे अपरिमेय ही होती, तो ये दोनों संख्या हमारी अपरिमेय है। अब इनको हमने क्या किया, फिर से प्लस किया, तो 2 से 2 कट गया, रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2। अब ये क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। अब ये अपरिमेय बन गई, यहाँ पे यही नंबर परिमेय थे, प्लस माइनस का इधर उधर, ये अपरिमेय, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर यह जरूरी नहीं कि परिमेय ही हो, या ये भी जरूरी नहीं कि अपरिमेय भी, कोई एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है, ठीक। और अब इसी में हम इसी पॉइंट में और देखते हैं, देखिए, तो अगर हम इसी प्रकार देखें, इन्हीं नंबरों को फिर से हम एक बार प्लस माइनस करें, तो इसमें भी यही कंडीशन मिलेगी। एक बार हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों की, आप लोग जिससे आप इस प्रकार से ध्यान अगर नहीं भी रहता है तो आप लोग एक बार निकाल के चेक कर सकते हो। जैसे एक बार इरेशनल नंबर माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, अब की बार से प्लस करेंगे। जैसे हमने ले लिया 2 प्लस रूट 2, एक 2 माइनस रूट 2, हम क्या करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 2। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, रूट 2 माइनस 2, यहाँ पे रूट 2 प्लस 2, ठीक, माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये परिमेय ये परिमेय, यानी कि यहाँ भी क्या होगी, दोनों कंडीशन बन सकती। सेम यहाँ भी, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी देखें, यहाँ भी हमारी क्या होगी, सेम बन सकती है। यानी कि अगर आपने दो अपरिमेय संख्या जैसे दो ले लिए, जैसे रूट 2 ले लिया और रूट 2 ले लिया, ठीक है, रूट 2 ले लिया और गुणा करा दी अगर हमने, ठीक, रूट 2 गुणे रूट 2 से गुणा करा दी, तो ये 2 और रूट 2 की गुणा हमारी क्या हो जाएगी 2, जो कि एक परिमेय संख्या बन जाएगी। और इसी प्रकार रूट 2 गुणे रूट 3 अगर ले लिया तो हमारे मल्टीप्लाई में रूट 6 जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि इसमें भी दोनों कंडीशन हो सकती हैं, सेम इसमें भी दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम देखें रूट 2 बटे रूट 2 लिख दें तो भाग करने पे 1 आएगा जो परिमेय संख्या है, और रूट 2 बटे रूट 3 लिख दें तो ये अपरिमेय ही रहेगी। यानी कि यहाँ से हमें इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, ऐसी दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय। यानी कि अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर दोनों कंडीशन हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं और परिमेय भी हो सकती हैं। इतना समझ में आया आप लोगों के। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सी दशमलव संख्या समाप्त होने वाली है। यानी कि समाप्त होने वाली का मतलब होता है यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग ये होता क्या है, टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर आप भाग करते हो यानी कि डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने पर उसका यदि शेषफल ना बचे, यदि उसका शेषफल ना बचे तो वह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाता है। यदि उसका शेषफल बचता रहता है, मतलब हम कई बार भाग करते रहते हैं लेकिन वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में चला जाता है। किस में चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग में, जिसका कोई भी शेषफल ना बचे भाग करने पे, और जिसका कितनी भी बार भाग किया जाए शेषफल बचता रहता है, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग में आता है।
जैसे यहाँ पे अगर हम कोई नंबर ले लें, जैसे हमने ले लिया 1/3, अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करें, कितनी बार भी डिवाइड करें, यहाँ पे जाएगा ना पहली बार तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 9 आ जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल लगाओ, फिर 0 बढ़ाएं, फिर सेम। यही कंडीशन हमारी आती रहेगी कब तक, जब तक आप डिवाइड करोगे तब तक सेम यही कंडीशन आएगी, यानी कि ये नंबर क्या होता है, रिपीट होता रहेगा, भागफल हमेशा रिपीट होता रहेगा और शेषफल हमेशा 1 आता रहेगा। तो ये नंबर्स ऐसे क्या होते हैं हमारे, ये नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर्स आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में ये क्या आ जाते हैं, नॉन, यानी कि जिसका हमारा, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सेम इसको इस प्रकार से लिख सकते, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। ऐसे या इस प्रकार से भी लिख लिया जाता है, इसका मतलब होता है यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो हमारा ये भी हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग में आएगा, नॉन रिपीटिंग में आएगा, ये भी नॉन रिपीटिंग में, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर में आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, एक रिपीटिंग नंबर होता है एक। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें, इसी में एक पॉइंट हम और कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं जो आपको इसमें एक्सप्लेन करे दे रहे हैं एक ही में, जिसमें एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग होता है जो मतलब भाग जिसका शेषफल नहीं बचता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो मतलब रिपीट होता रहता है, उसका कितनी बार भी करो वो आता ही रहता है। और उसी में नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो पॉइंट आते हैं, वो भी आप लोग इसी में सीख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पॉइंट आते हैं, जो एक पॉइंट हमारा होता है, ठीक है, एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग नंबर। ठीक, ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पे 1/3 को डिवाइड किया, तो इसमें 0 पॉइंट भागफल हमारा ये आ रहा था, यानी कि यही नंबर बार बार आता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। और एक अगर कोई नंबर ले लो, जैसे हमने 22/7 ले लिया, 22/7 लें तो इसका जो भागफल आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक नंबर सेम रिपीट नहीं होगा, अलग अलग नंबर आते रहेंगे। जैसे हमने 7 से अगर 22 को भाग दिया, 7×3=21, शेषफल हमारा कितना बचा, एक, एक बचा, 10 हो गया। फिर 7 से भाग दिया 10 को तो भागफल आया एक, 7×1=7, शेषफल कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। तो 7×4=28, 28 हुआ, दो शेषफल बचा, 20 हो गया, 7×2=14, 14 बचा, 14 में 6 शेषफल बचा, 60 हो गया, 7×8=56, फिर कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 7×5=35, 5 बचा, 50 हो गया, 7×7=49। यानी कि इस प्रकार से कोई ना कोई नंबर रिपीट होता रहेगा, सेम नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या होगी कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन, एक क्या कंडीशन हो गई, एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स, एक रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि नॉन रिपीटिंग में वो नंबर्स आते हैं, इनमें भी शेषफल आएगा, लेकिन शेषफल क्या आएगा, वो अलग अलग आएगा, हर बार में एक नया नंबर्स आएगा, यानी कि नया शेषफल आएगा। ठीक, कहीं पे एक, कहीं पे 4, कहीं पे 2, किसी पे फिर एक, कहीं पे, यानी कि फिक्स हर बार में नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा एक ही शेषफल बार बार रिपीट होता रहेगा, तो वही रिपीटिंग नंबर्स में चला जाएगा। और जिसका शेषफल या भागफल रिपीट नहीं होगा वो नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग के, यानी कि इनको कितनी बार भी भाग कर लो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगे। और टर्मिनेटिंग नंबर में पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे आपने 10 लिखा, आपने 5 से भाग किया, 5×1=5, 5×2=10, पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे तो पॉइंट में लिखा था डॉट, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे जैसे डेसिमल लगा था, इसका मतलब ये होता है ये आगे तक जाएगा, यहाँ भी इसका भी मतलब होता है आगे तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये समाप्ति हो गया था, तो इसलिए तो यहाँ पे तो आपने आसानी से बता सकते हो कि कौन सा हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं टर्मिनेटिंग है। यदि कोई नंबर इस प्रकार से लिखा होता, कोई भी ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर सपोज करो आपके लिए लिख दिया गया, और
ठीक है, आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे में आपको वहाँ पे एग्जाम में तो आपको समय भी कम होता है, एक समय के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, केवल शेषफल। किसको देखना है आपको, सॉरी, हर को देखना है। हर आपको देखना है, इसमें आपको ये चेक करना है कि ये हर में इसमें जो लिखा है 2 है या 5 है या 5 और 5 और 2 दोनों हैं। ये अगर नंबर्स आते हैं हर में, अगर कहीं भी 2 5 या 5 और 2 दोनों हो, या एक एक करके 2 हो, या केवल 5 हो, या 5 और 2 दोनों हो, तो जिसके हर में ये नंबर्स होते हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर्स में जाता है, वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर्स में जाता है। 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी नंबर आता है हर में, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर रहेगा। ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना कि टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका हर, टर्मिनेटिंग नंबर जिनके हर में केवल 2 और 5 ही होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। और 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी बीच में नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएगा। क्लियर इतना? अगला क्वेश्चन, कुछ छूट गया क्वेश्चन क्या? नहीं, सही है। ठीक है, यदि किसी भिन्न के हर में केवल 2 और 5 है, ठीक है, अभी जो बताया था हमने कि यदि किसी भिन्न के हर में, यदि कोई भी भिन्न जिसके हर में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, तो उसका दशमलव विस्तार होगा। कैसा होगा? हमने अभी बताया कि जिसके हर में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। किस में जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक, और हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, जैसे 0.333, ये सब क्या है? ये हमारा, ठीक है, ये हमारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जैसे हमने बताया था 22/7 को आप डिवाइड करते हो तो जो नंबर्स निकल के आते हैं, जो नंबर्स निकल के आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? 7×21, 3 जाएगा, 7×1 4, उसके बाद कितना आता था? 7×4 = 28, 7×2 = 14। इसी प्रकार से यानी कि आता रहेंगे, यानी कि सेम रिपीटिंग नहीं होगी। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। इसका क्या है? इसमें कहा गया कि √4 + √9 का मान है। तो बहुत सरल है, यानी कि √4 और √9 का अगर मान निकालेंगे तो ये 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2, 9 का वर्गमूल 3, इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 5। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कहा गया अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या? हम बता चुके हैं कि जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों से, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या होगा? जल्दी से सोच के आंसर कमेंट में कीजिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF और LCM बराबर होता है। दो संख्याओं का HCF और LCM बराबर होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती हमेशा LCM गुणे HCF की। किसके बराबर होती है? LCM गुणे HCF की। यानी कि LCM और HCF जो होता है, जिन संख्याओं का आप LCM और HCF निकालते हो उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है वो हमारा LCM और HCF। तो यानी गुणा का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? देयर प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट हो जाए। दो संख्याओं का HCF और LCM हमेशा बराबर होता है दो संख्याओं के प्रोडक्ट के। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्या जो किसी भी के नंबर के पहाड़े में नहीं आती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे तक
आती हैं तो ये क्या है, हमारी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया है, जिसमें 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, इसमें कहा गया 0 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है, अगर आपसे कहा जाए जैसे 12 लिखा है, 12 के पूछे जाए कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब तो वही नंबर उनकी गुणा करने पे प्राप्त हो जाए। जैसे 12 गुणे 1 अगर आपने लिखा तो 12 एकन 1 12 मिलेगा। 3 गुणे 4 मिल जाएगा 12। 6 गुणे 2 12। ये क्या सब क्या है, 12 के गुणनखंड है। जैसे कोई भी आप और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लिया आपने 20 ले लिया, अगर 20 को लिखा तो 20 गुणे 1, ठीक 20 मिल जाएगा, तो गुणनखंड है। 10 गुणे 2 क्या है, ये गुणनखंड मिल जाएगा। 4 गुणे 5 ये भी हमारा क्या है, इसका गुणनखंड मिल जाएगा। तो यानी कि ऐसी संख्या जो किसी भी नंबर की गुणा करने वही अगर नंबर मिल जाता है तो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाया जाएगा। तो यानी कि 0 को किसी भी से गुणा की जाए वह 0 प्राप्त देगा, यानी 0 की किसी भी नंबर से गुणा करो तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से तो 0 की तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी 0 क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। 0 के इनफाइनाइट गुणनखंड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है। कौन वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, जो नंबर होते हैं वो सभी वास्तविक नंबर होते हैं। अगर उसमें कोई ठीक वेरिएबल ठीक होता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाई जाए। जैसे ये 12 के बुक्स में मिलेगा, जिसमें एक होता है लिखा होता है a+iv, यानी कि इस प्रकार से ये पहला नंबर जो होता है हमारा ये वास्तविक में होता है, और जिसमें i लगा होता है ये काल्पनिक नंबर्स कहलाता है, ये काल्पनिक नंबर में आता है। जैसे ये इसका यूज क्यों किया गया, इसका यूज किया गया था जब कोई वर्गमूल लिखा होता है उसमें आप किसी नंबर को तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसमें अगर कोई साइन लगा है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में -4 लिखा है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जो i² होता है इसका मान -1 होता है। तो यहाँ पे हमें इसी यूज के लिए हमको ये वाला पार्ट दिया गया था कि काल्पनिक नंबर क्यों यूज किया गया था। जैसे -1 गुणे 4 ये भी -4 होगा, तो अगर हम इसको आई स्क्वायर किसकी जगह पे लिखते हैं, -1 की जगह पे i², तो i²। अब हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 i का i हो जाएगा। तो ये इससे वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या नहीं है, बाकी तीनों हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम इसका उपयोग HCF निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए करते हैं, HCF निकालने के लिए करते हैं। ये भी हमारा कुछ 12th क्लास की ही बुक्स के जो क्वेश्चन है ये पड़े हुए हैं इसमें, जो कि आपके लिए आगे एग्जाम में होने की संभावना आने की, इसलिए आपको हमने डाल दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट है, जो कि इसमें कहा गया है कि a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका HCF होगा। अगर हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या, सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो पेयर में होती हैं। पहले तो ये पेयर में होती हैं और उनका हमेशा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता, वन के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। जैसे 8 और 9 ये क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्या है। जैसे हमने 10 और 9 ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। और कोई नंबर जैसे 2 और 3 ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। 7 और 6 ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। यानी कि इसमें देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कॉमन हो जाए, यानी कि उनके गुणनखंड भी कॉमन नहीं, वन के अलावा। 10 और 9 इसका भी नहीं होगा। 2 और 3 यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होंगे वन के अलावा, तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें यह जरूरी नहीं कि वो अभाज्य ही हों, क्योंकि देखिए 9 और 8 अभाज्य नहीं है, फिर भी ये सहअभाज्य संख्या कहलाई जाएगी।
9 और 10, 2 और 3 क्या है, अभाज्य हैं, लेकिन ये भी सहअभाज्य करें। इसमें ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि अभाज्य संख्या ही हो, अभाज्य भी हो सकती है, सहअभाज्य भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, बट उनके कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगी, यानी कि उनका HCF वन होगा। अब जैसे 8 और 9 का आपको HCF निकालने को दिया जाए तो इसमें कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 10 और 9 का भी वन होगा, 2 और 3 का भी वन होगा, 7 और 6 का भी वन होगा, यानी कि इसमें भी कहा गया ए और बी दो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर कह ही दिया है कि ये दोनों सहअभाज्य हैं, अगर दोनों सहअभाज्य हैं तो इनका HCF कितना होना चाहिए, उनका HCF हमारा वन होना चाहिए। वन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने कुछ एग्जाम बेस पे ही कुछ लिए हैं क्वेश्चन। आप लोगों को अगर अच्छे लगे होंगे, समझ में आई हो, ठीक है ये क्लास, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। बाकी अगली क्लास के लिए आप जल्द ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। कोशिश करेंगे इसके भी कुछ और क्वेश्चन डाल दें, वरना एक नया टॉपिक लाएंगे, आप लोग जैसा बताइएगा नया टॉपिक, या इसके भी कुछ और क्वेश्चन करा देंगे। ओके, धन्यवाद, अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।